रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष जालानी और अपन पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और इसका लास्ट वीडियो है जिसमें अपन 2015 से लेकर के 2020 तक जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उनका हल करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहला है, अपन 2015 से स्टार्ट करते हैं। स्टॉप कर दे। तो देखो, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। तो इसमें दो प्रश्न थे, अथवा में थे, दोनों के आईयूपीएसी नाम अपन साथ ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है, फर्स्ट एग्जांपल ये वाला। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जो कि ये वाली होगी। और इसमें क्रियात्मक समूह OH मतलब एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। अब अंकन किस तरफ से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले। तो सबसे पहला नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट, इसका हो जाएगा सेकंड और इसका हो जाएगा थर्ड। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या था भाई, प्रतिस्थापी की स्थिति, फिर क्या लिखते हैं अपन, प्रतिस्थापी का नाम, फिर उसके बाद में जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है। ठीक, यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी है नहीं, यहाँ पर सीधा क्या है, मुख्य श्रृंखला है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 के लिए क्या आएगा, ड्रॉप। फिर उसके बाद में यदि एल्कीन है तो फिर क्या आएगा, डबल बॉन्ड की स्थिति। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर है, डैश। फिर क्या लगाएंगे, ईन। और उसके बाद में क्रियात्मक समूह की स्थिति, तो क्रियात्मक समूह कहाँ पर है, 1 पर। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, इसका अनुलग्न, और वो क्या होगा, ओल। तो इसका नाम हो गया प्रोप टू इन 1 ओल। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, सेकंड एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, जो कि वेल नोन एग्जाम्पल था। उस पहले जो पुराने वीडियो है उनमें मैंने बताया था कि इसका एक विशेष नाम है। क्या नाम होता है इसका, ग्लिसरॉल। साधारण नाम के लिए अपन बात करें तो इसका एक विशेष नाम है, वो क्या है, ग्लिसरॉल। इसका व्यापारिक नाम भी है, इसको अपन ग्लिसरीन भी कहते हैं, इसको अपन ग्लिसरीन भी कहते हैं। अभी वर्तमान में सैनिटाइजर में अल्कोहल के साथ में ग्लिसरीन का उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अब देखो, बात करते हैं अपन आईयूपीएसी नामकरण की। तो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया। अब इसमें मुख्य श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी अटैच नहीं है, क्रियात्मक समूह है केवल। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे मुख्य श्रृंखला, तो क्या हो जाएगा, प्रोप। फिर एल्केन है तो नाम हो गया प्रोपेन। उसके बाद में क्रियात्मक समूह की स्थिति, तो क्रिया अंकन यदि अपन करें तो इधर से भी कर लो, क्योंकि तीनों कार्बन पर क्रियात्मक समूह है। तो मान लीजिए इधर से अपन अंकन कर लिया, तो 1 2 और ये 3। तो अंकन के हिसाब से नाम क्या होगा, प्रोपेन 1, 2, 3। और 3 है तो 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑल। तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गया आपके। अब देखो, अपन बात करते हैं अथवा में सेकंड एग्जाम्पल की, या अथवा में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो देखो समझना, इसमें क्या होगा, ये है ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों और एल्किल समूह है। तो कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया, ये ईथर, अपन इसको कंसिडर करेंगे। अब ईथर में देखो, यदि यहाँ पर कोई लंबी, दोनों में से किसी और लंबी कार्बन श्रृंखला है तो उसका फिर अपन क्या करेंगे, अंकन करेंगे। अब अंकन किस तरफ से करें, इधर से इस वाले समूह को कम अंक मिले, तो दोनों ओर से अंकन करेंगे। इधर से करेंगे तो भी सेकंड पे आएगा, इधर से करेंगे तो भी सेकंड पे आएगा। मान लीजिए अपन इधर से अंकन कर दिया, 1 2 और ये, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही। अब इसमें ईथर का जो जनरलाइजेशन नेम था वो आपको याद होगा, एल्कोक्सी एल्केन लिखवाया था। और यहाँ एल्कोक्सी में ये जो OCH3 ग्रुप है उसकी स्थिति बतानी पड़ेगी, जो छोटा एल्किल समूह होता है। तो यहाँ पर OCH3 ग्रुप क्या कहलाएगा, मैथोक्सी समूह। और ये कौन सी पोजीशन पर उड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथोक्सी। ये लीजिए, 2 मैथोक्सी। फिर उसके बाद में मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3। और एल्केन है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। इसी प्रकार अपन इस एग्जाम्पल की बात करें तो एक साधारण सा उदाहरण है। तो सबसे पहले वही मुख्य श्रृंखला का चयन, सीधी श्रृंखला भी ले सकते हैं, ये वाली श्रृंखला भी ले लेंगे। तीनों में क्या है, दोनों में क्या है, इधर भी 3 कार्बन है, इधर लेंगे तो भी 3 कार्बन है। सरलता के लिए अपन ने सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब क्या करेंगे, अंकन करेंगे। अंकन किस तरफ से करेंगे, इधर से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले तो क्रियात्मक समूह को यहीं से कम अंक मिलेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन ये होगी, सेकंड ये और थर्ड ये। सबसे पहले प्रतिस्थापी की स्थिति सेकंड पर है, तो अपन क्या लिखेंगे, 2। फिर क्या लगाएंगे, डैश, ये लीजिए। फिर प्रतिस्थापी का नाम, तो कौन सा प्रतिस्थापी है इसमें, कौन सा प्रतिस्थापी है, मैथिल समूह। फिर उसके बाद में मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन है भाई,
3 कार्बन, 3 के लिए क्या आएगा प्रोप, उसके बाद में क्या आएगा एन प्रोपेन, फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह की स्थिति डैश लगा के 1, और उसके बाद में क्या आ जाएगा ऑल। ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका यूपीएससी नाम। तो ये प्रश्न जो थे वो अपने 2015 की बोर्ड एग्जाम में आए थे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन BSER 2015 में प्रश्न ये पूछे गए थे। ठीक है ना, प्रश्न बताने का मतलब ये है कि इस प्रकार के प्रश्न अपने बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड स्तर पर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और वैसे आपको देखने से भी क्लियर हो रहा होगा कि इतने कोई टिपिकल लेवल के प्रश्न यहाँ पर पूछे नहीं जाते। इजी गोइंग जिनमें साधारण जो नियम फॉलो होते हैं ऐसे प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उतार लीजिए इसे। देखो ये तो आपने उतार लिया होगा। अब अपन देखो इसमें जो थ्योरेटिकल प्रश्न था 2015 में जो पूछा गया था वो था निम्नलिखित जो अभिक्रियाएं हैं उनका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसी में आप सेकंड क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। सेकंड क्वेश्चन इसको देते हैं अपन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। ये लीजिए, ये प्रश्न है। तो इसमें देखो पहला प्रश्न क्या है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है फिनॉल की कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ जो अभिक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण अपने को लिखना है। तो फिनॉल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया मतलब ये अभिक्रिया है अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब अपन इसमें दो कंडीशंस को मैंने समझाया था ढंग से, दोनों की बात कर लेते हैं। हालांकि पर्टिकुलर यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड का अपने को तो आंसर लिखना है, वैसे दोनों की बात कर लेते हैं। कि देखो कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीनीकरण करवाते हैं तो फिनॉल की स्थिति, ये फिनॉल की संरचना होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, फिनॉल की ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफाइल Br+ होगा। जो फिनॉल की ऑर्थो ये वाली और पैरा दोनों पोजीशन पर क्या होगा, ब्रोमीनीकरण होगा। ऑर्थो व पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होगा। और इसमें यदि अपन मेजोरिटी की बात करें तो मेजर रूप से कौन सा होगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा। इस प्रश्न का आंसर तो ये हो गया। अब चूंकि अपन ये पढ़ रहे हैं तो इसके साथ अपन एक रिएक्शन को और पढ़ लेते हैं जो इसके साथ वो भी इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर अपन ब्रोमीन जल ले लें, यहाँ पे अपन ब्रोमीन जल ले लें या ऐसे लिखा हुआ गया Br2H2O। तो देखो क्या होगा, ब्रोमीनीकरण इसकी दोनों ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन पर, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही जो साइट है वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक जो पार्ट होगा वो जुड़ जाएगा और इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। देखो ये लीजिए ब्रोमीन यहाँ पर भी आ जाएगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन होगी इसके रेस्पेक्ट में और ये वाली पैरा पोजीशन होगी। तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो यदि अपने ये प्रश्न आता है कि फिनॉल की कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया, तो अपने को केवल ये समीकरण देना है। ये तो केवल मैंने रिवीजन के लिए इसके साथ के साथ बता दिया, ठीक है ना। आगे होगा आपको समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, ये तो आपने उतार लिया होगा। अब इसी में एक सेकंड प्रश्न इसके साथ और पूछा गया था और वो था एथेनॉल का निर्जलीकरण। और प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पर एथेनॉल का निर्जलीकरण, तो उसका रासायनिक समीकरण अपने को देना है। और वो किस हिसाब से था वो भी लिख लीजिए आप कि एथेनॉल की कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, ठीक है ना, मतलब 573 केल्विन टेम्परेचर पर कॉपर की प्रेजेंस में एथेनॉल को गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका रासायनिक। तो देखो रिएक्शन क्या है, एथेनॉल की कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रिया जो है
वो विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है और इस वेल नोन रिएक्शन है कि इस अभिक्रिया का उपयोग अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने के लिए भी करते हैं। जिसमें यदि अपन 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो आपको याद आ रहा होगा एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो कीटोन बनता है और 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो उसका विहाइड्रोजनीकरण ना होकर के निर्जलीकरण हो जाता है, उसके फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अपने को दिया क्या गया है एथेनॉल। अब एथेनॉल का देखो क्या करेंगे अपन, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। ये लीजिए 573 केल्विन पर विहाइड्रोजनीकरण होगा, मतलब हाइड्रोजन H2 बाहर जाएगा तो क्या बन गया CH3CHO। इसको अपन बोलेंगे एल्डिहाइड और वैसे अगर आईपीसी नाम की बात करें तो एथेनॉल हो गया, साधारण नाम की बात करें तो एसिटाल्डिहाइड हो गया। ये लीजिए एसिटाल्डिहाइड और ये अपने क्या हो गया एथेनॉल। ये समझने के लिए अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वैसे एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है CH3CH2OH। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। और इस प्रश्न, ये जो प्रश्न इस तरीके से दे रखा है उसको दूसरे तरीके से पूछा सकता है कि प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाली जो अभिक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो उसमें अपन तीनों समीकरण अपने को लिखने पड़ेंगे। पहला अपन 1 डिग्री लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री लेंगे तो कीटोन बनेगा और 3 डिग्री लेंगे तो एल्कीन का निर्माण होगा। यहाँ पर कौन सा पूछा गया है एथेनॉल का, तो उसकी रासायनिक समीकरण इस प्रकार से हो जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपना हो गया एक पोर्शन। अब इसमें अथवा में आईयूपीएसी नाम के साथ जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था थ्योरेटिकल, वो ये था फिनॉल की सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो वो अपन इसी के साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि आईयूपीएसी नामकरण अपन ने दोनों प्रश्न जो थे वो अपन ने एक साथ ही पढ़ लिए। तो इसमें अपन थ्योरेटिकल वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न इसको अपन कह सकते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया है सांद्र HNO3 के साथ, फिनॉल की सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया, उसका अपने को रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए फिनॉल की, और यदि अपन सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक विशेष प्रकार का अम्ल बनता है जिसको अपन कहते हैं पिक्रिक अम्ल। क्योंकि ये जो नाइट्रिक जो मिश्रण है वो थोड़ा प्रबल होगा और इसकी दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर NO2 समूह जुड़ जाएगा। देखो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर देखो सांद्र HNO3 लेंगे तो क्या बनेगा, तनु वाला भी इसके साथ ही पढ़ लेंगे जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में। तो यहाँ पर देखो वही एसिडिक कंडीशन H+ मतलब H2SO4 लेंगे और यहाँ पर नाइट्रीकरण होगा और फिनॉल की दोनों ऑर्थो ये लीजिए और एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रीकरण हो जाएगा और इससे बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसका एक विशेष नाम क्या है, इसका विशेष नाम है पिक्रिक अम्ल। ठीक है ना, जिसको अपन ने हेलोएल्केन हेलोएरिन में भी पढ़ा था। हेलोएरिन की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अंतिम अभिक्रिया थी ये। ठीक है ना, याद आ रहा होगा आपको, नहीं याद आ रहा है तो यहाँ याद कर लेना। ये हो गई सांद्र HNO3 के साथ समीकरण। यदि देखो ये तो इसका आंसर हो गया, यहाँ पर सांद्र की जगह वो तनु कर देता, डाइल्यूट HNO3 होता और वही एसिडिक कंडीशन होती तो यहाँ पर बनता ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण। क्योंकि प्रश्न तो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो ये दे दे ये दे। अंतर कितना सा है, यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है सांद्र और यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है तनु या डाइल्यूट। ठीक है ना, जब सांद्र पूछेगा तो सांद्र का मतलब ज्यादा मात्रा में बनेगा भैया। ठीक है ना, और तनु जब पूछे तो इसका मतलब NO2 समूह केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जुड़ेगा। और सांद्र यदि आ जाएगा तो इसका मतलब सभी स्थितियों पर जो इलेक्ट्रॉन से जहां जुड़ता है सभी ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन। ठीक है ना, इसको भी उतार लीजिए। फिर अपन आगे और इसका लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे, फोर्थ, जो देखो दे रखा है, उतार लिया होगा आपने। देखो 3 प्रश्न अपने हो गए हैं, रासायनिक समीकरण अपन ने पढ़ी ली। अब फोर्थ है फिनॉल की यशद रज के साथ अभिक्रिया। यशद रज जो शब्द है ना केवल डराने के लिए दिया गया है। ठीक है ना, ऐसा कभी कंफ्यूजन हो तो अपन जो इसका इंग्लिश टर्म है ना वो भी देख सकते, पेपर में बाइलिंगुअल आता है, दोनों लैंग्वेज आएगी। तो वहां पे दे रखा होगा जिंक डस्ट, और जिंक डस्ट आप सभी समझ गए होंगे क्या है, जिंक चूर्ण। क्या है ये,
जिंक चूर्ण। अब तो सबको याद आ गया होगा कि फिनॉल की जब अपन जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बहुत इजी रिएक्शन है। मेरे ख्याल से इस लेसन में सबसे इजी रिएक्शन जो है वो ये वाली ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन का निर्माण हो जाएगा और ZNO बाहर चला जाएगा। ये बेंजीन, ये इसकी रासायनिक समीकरण हो गई कंप्लीट। तो ये तो अपने प्रश्न हो गए जो सेकेंडरी एग्जाम में, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम में 2015 में पूछे गए, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं 2016 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखो 2015 के प्रश्न तो हो गए थे। अब 2016 में अपनी बोर्ड एग्जाम 2016 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, किस प्रकार से पूछे गए, तो उनका देखो अपन अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किस श्रेणी के यौगिक बनाए जाते हैं। सीधा कहें तो आंसर आएगा इसका एल्डिहाइड। और मैंने आपको बताया भी था बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब अपन 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल का यदि अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उससे बनता है एल्डिहाइड, ठीक है ना। और यदि 2 डिग्री एल्कोहल का अपन ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हालांकि 2 डिग्री यहाँ पे पूछा नहीं है, फिर भी बता रहे हैं कि 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो बन जाएगा कीटोन। और इसके लिए अपन ने बुक में CrO3 वगैरह दुर्बल ऑक्सीकारक लिए थे। प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं तो फिर वो एल्कोहल से सीधा एसिड बनाता है, तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा। और जनरल कंडीशन है तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन, वो सामान्य परिस्थिति में। प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे तो सभी को पता है, प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे तो ये भी फर्दर क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होकर के एसिड का निर्माण कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो अपने हो गया पूरा। अब बात करते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन की, इसमें था निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। तो ऐसे प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए अपने को पहले रिएक्शन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। भाई कंडीशन देख करके अपन बता सके कौन सी रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले देखो एथेनॉल दे रखा है, एसिडिक मीडियम दे रखा है और गर्म करना दे रखा है। इसका मतलब क्या है, अम्लीय माध्यम में निर्जलीकरण होगा। अम्लीय माध्यम में क्या होगा, निर्जलीकरण होगा। और निर्जलीकरण से क्या होगा, एल्कीन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो ये OH और इसका एक H निर्जलीकृत होकर क्या बना लेगा, CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये इस प्रकार से निर्जलीकृत हो जाएंगे। समझना चाहें तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH और इस CH3 को CH2H ऐसे भी लिखा जा सकता है। आ गया समझ में। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, ये तो अभी रिसेंटली पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हो, ये प्रश्न मैंने करवाया हुआ है। और सबसे पहले देखो जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो और अपने से प्रोडक्ट पूछा जाए तो जो जटिल संरचना दे रखी है ना, पहले उसको सरल बनाओ। जो दिमाग की जो आधी जो भ्रांति है ना वो दूर हो जाएगी। जैसे अपन इसको सरल स्ट्रक्चर में बनाएंगे अपने को अपने आप आइडिया हो जाएगा वह इसका आंसर किस प्रकार से होगा। तो देखो कैसे, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है CCH3, तो इसको देखो अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समझना देखो ढंग से, कार्बन CH3 और ये CH3, फिर था ऑक्सीजन, ठीक है, फिर उसके बाद में CH3 और फिर इसकी अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं HI के साथ। तो ये मैंने बताया भी था कि जब ईथर के दोनों ओर ग्रुप एल्किल समूह है HI के साथ अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बन होगा वहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, हेलोजन वाला समूह जुड़ेगा। तो ज्यादा स्टेबल कार्बन कौन सा है, बेंजाइलिक, एलाइलिक या 3 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों में से एक है, 3 डिग्री है। तो इसका मतलब जो आयोडीन समूह है, आयोडीन ग्रुप है, वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, जो CO बॉन्ड क्लीवेज है, कौन सी अभिक्रियाएं हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है। थोड़ा सा और रिवाइज करवाता हूँ। ईथर 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। एक तो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो ये वाला एग्जाम्पल है, और पहली जो रिएक्शन थी वो वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है। और उसमें भी ये कौन सा उदाहरण है, असमित ईथर का उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला बंध टूटेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3I प्लस CH3O और उसके साथ शेष जो ग्रुप रह गया H। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब बात करते हैं इसकी डी की। देखो इसमें क्या है, एसिडिक मीडियम HNO3, क्या होगा, नाइट्रीकरण होगा। ईथर दे रखा है, एल्किल ईथर है,
एरोमेटिक पार्ट है तो NO2 ग्रुप को कहाँ जोड़ना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो एक बार तो NO2 ऑर्थो पे जोड़ दीजिए और दूसरी बार अपन क्या जोड़ेंगे, पैरा पोजीशन पर जोड़ दीजिए। ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल बोलेंगे इसको, OCH3 ग्रुप है तो एनिसोल, C2H पे तो फेनिटोल, तो ये बन गया ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ये बन गया पैरा नाइट्रो। ठीक है, उतार दीजिए इसको भी, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखो इसमें एक प्रश्न रह गया अपना ये सी वाला, ठीक है ना। तो देखो इसमें किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, यहाँ पर ये नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। सोडियम एल्कोक्साइड है, एल्किल हैलाइड है, एक तरीके से ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन है, और ये नाभिक स्नेही यहाँ अटैक करेगा इस वाले समूह पर, और ये X बाहर, और वो X किसके साथ जाएगा, कोई साथी तो चाहिए, और वो सोडियम को साथ में ले जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा अपने एल्किल एरिल ईथर। विलियमसन ईथर संश्लेषण प्रकार की ये अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये भी उतार देना। देखो ये सी रह गया साथ के साथ, तो ये भी ध्यान रखना एग्जाम में कोई सा प्रश्न अपने से नहीं छूट जाए, ठीक है ना। उतार लीजिए इसे। एलिल एल्कोहल व बेंजील एल्कोहल, प्रत्येक का एक एक उदाहरण मतलब सूत्र लिखना है इसका। और ये जो प्रश्न है वो बोर्ड अपने 2017 में पूछे गए थे प्रश्न। तो देखो क्या है, एलिल एल्कोहल व बेंजील एल्कोहल की अपने को स्ट्रक्चर बनानी है या उदाहरण देना है किस प्रकार से होता है। तो एलिल एल्कोहल की देखो संरचना CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाली जो स्थिति होती है उसको अपन कहते हैं एलिल स्थिति। क्या बोलेंगे इसे, एलिल स्थिति। और यहाँ पे यदि अपन OH समूह जोड़ देंगे तो उसको अपन क्या कह देंगे, एलिल एल्कोहल। ये अपन ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था और वहां मैंने स्टार भी लगाया था, इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसी प्रकार बात करें अपन बेंजील एल्कोहल की, तो देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको अपन कहेंगे बेंजील स्थिति। कौन सी स्थिति कहेंगे भाई, बेंजील स्थिति कहेंगे। अब यहाँ पर यदि अपन OH समूह जोड़ देते हैं तो उसको अपन क्या कह देंगे, बेंजील एल्कोहल। तो ये हो गए प्रत्येक का एक एक सूत्र। तो ये तो हो गया अपने एलिल एल्कोहल का, और ये अपने हो गया बेंजील एल्कोहल। आ गया सभी के समझ में। अब बात करते हैं एल्कोहल के विकृतीकरण को समझाइए। देखो विकृतीकरण एक्चुअल में देखो नाम से स्पष्ट है, विकृत करना, तोड़ देना। तो एथेनॉल जो है वो पीने योग्य एल्कोहल होता है, और उसमें कॉपर सल्फेट और पिरिडीन यदि मिला दिया जाए तो वो पीने अयोग्य हो जाता है, और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एल्कोहल का विकृतीकरण। तो देखो इसमें क्या होता है, एथेनॉल लेते हैं, ये सामान्य अल्कोहल भी इसको अपन कहते हैं। इसमें अपन कुछ बूंद मिलाते हैं कॉपर सल्फेट की, CuSO4 कलर देने के लिए, और दुर्गंध देने के लिए इसमें अपन मिलाते हैं पिरिडीन। तो ये जो प्रोसेस है इसको जो मिलाते हैं, इससे ये जो अल्कोहल है वो हो जाता है पीने अयोग्य, मतलब इसको पी नहीं सकते भैया फिर, क्योंकि बदबू भी आएगी और कलर भी अजीबोगरीब है। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, विकृतीकरण। क्या कहेंगे, विकृतीकरण, ठीक है ना। कि जब सामान्य अल्कोहल में कॉपर सल्फेट व पिरिडीन मिलाया जाता है तो सामान्य अल्कोहल मतलब एथेनॉल जो है वो पीने अयोग्य हो जाता है। इस प्रोसेस को अल्कोहल का विकृतीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। हो जाएगा ये भी। अब देखो तीसरा प्रश्न है अपने कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण। तो अपन ने बुक में पढ़ा था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल अपन कब प्राप्त करेंगे, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड से। तो देखो किस प्रकार से होती है फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर HCHO। समझने के लिए इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में यहाँ पे अपन ले लेंगे RMgX ही ले लेते हैं, क्योंकि R का यहाँ पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो R माइनस MgX प्लस ये लीजिए, वही क्या होगा, सबसे पहले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। ये लीजिए R कहाँ अटैक करेगा, इस वाली साइड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ। एक बाई प्रोडक्ट बनेगा, योगोत्पाद बनेगा, और ये बन जाएगा OMgX, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R। अब इस योगोत्पाद का अपन क्या करवाएंगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, मींस H3O+, ठीक है ना। समझने के लिए इसको अपन इस प्रकार से HOH, टूटेगा बंद यहाँ से, ठीक है ना, और ये बन जाएगा HCOH और ये R। इसको समझने के लिए अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो R
CH2OH कौन सा एल्कोहल है भाई? 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण, तो वो इस प्रकार से पूछे, ठीक है। उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं 2018 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। देखो अब है अपने 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न क्या क्या हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न था एसीटोन का रासायनिक सूत्र व समीकरण, एसीटोन का रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए। तो एसीटोन सबसे सरल कीटोन है और जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है CH3COCH3, स्ट्रक्चर होती है CH3COCH3 और इसको अपन कहते हैं 3 कार्बन है तो प्रोपेन और नाम क्या मिलेगा ऑन, तो नाम क्या रहेगा प्रोपेनॉन। ये इसका IUPAC नाम है, किसका? एसीटोन का। संरचना इस प्रकार से पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब सेकंड देखो एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनाने की क्रियाविधि। तो इसके लिए जो मेरा एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो वाला वीडियो देखना, ये थोड़ा सा बड़ा है ये, तो उसमें मैंने स्पष्ट तरीके से समझा रखा है किस प्रकार से निर्जलीकरण होगा। तो आसानी से आप कर लोगे। 3 स्टेप में होता है, पहले प्रोटोनीकरण होगा, ठीक है ना, फिर कार्बोनाइन बनेगा, तो वो पूरी प्रोसेस समझ लेना, फिर विप्रोटोनीकरण होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन देखो थर्ड प्रश्न की, तो ये तो हो जाएगा इस तरीके से। अब बात करते हैं ग्लूकोज से एथेनॉल में, ग्लूकोज से एथेनॉल आप परिवर्तित करोगे तो उसमें कौन सा एंजाइम अपन काम में लेते हैं। तो ये रिएक्शन देखो मैंने वैसे बताई भी थी आपको, एथेनॉल की औद्योगिक विधियों में किस प्रकार से अपन एथेनॉल का निर्माण करते हैं। तो इसका जो निर्माण है वो किण्वन क्रिया के द्वारा करते हैं। और किण्वन क्रिया कहाँ से? फलों की शर्करा वगैरह से, अंगूर से प्राप्त शर्करा है, ठीक है ना, तो उनसे किण्वन क्रिया के द्वारा करते हैं। तो देखो किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो फलों से शर्करा होती है वो C12H22O11 ये एक शर्करा है जो फलों से प्राप्त होती है। इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H2O की उपस्थिति में और एंजाइम लेते हैं यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम, इसको अपन इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम लेते हैं और इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने को प्राप्त होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हालांकि मैं बता चुका हूँ, उसको देख लेना विस्तार पूर्वक किस प्रकार से होगा। और ये जो ग्लूकोज है इसका अपन जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर वापस से अभिक्रिया करवाते हैं, तो इससे ये देता है अपने को एथेनॉल। तो अपना जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि ग्लूकोज से एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का अपने को नाम देना है। तो वो एंजाइम कौन सा है? जाइमेज एंजाइम, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि अपन फलों की शर्करा से अपन ग्लूकोज फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं, वो कौन सा एंजाइम है? तो देखो ये हो गया इन्वर्टेज एंजाइम से ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा और ग्लूकोज से एथेनॉल जाइमेज एंजाइम के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो एंजाइम कौन सा आ गया? जाइमेज एंजाइम। अब देखो 2 प्रश्न एक ही प्रकार के हैं। फिनॉल की क्लोरोफॉर्म व KOH से क्रिया करवाने, मतलब जो क्रिया होती है उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि फिनॉल से पैरा ऑर्थोहाइड्रोक्सी, फिनॉल से ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अपन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये है एक्चुअल में क्या है, ये जो प्रश्न है ये अथवा में पूछे गए हैं, सारे एक साथ नहीं है प्रश्न, अथवा में पूछे गए, मैंने इनको एक साथ लिख दिया। मतलब 2018 में अपने को पेपर में किस तरीके से आया वो मतलब नहीं है, प्रश्न कौन कौन से आए उससे मतलब है। तो मैंने एक साथ 2018 में जो प्रश्न पूछे गए वो है ये। तो अब इसकी देखो अपन बात करते हैं कि फिनॉल से ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिनॉल की क्लोरोफॉर्म व KOH से अभिक्रिया, दोनों एक ही रिएक्शंस हैं। तो देखो 2018 वाले प्रश्न अपन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जो चौथा और 5वां प्रश्न था वो था फिनॉल की क्लोरोफॉर्म व KOH से क्रिया या फिनॉल से ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अपन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये जो अभिक्रिया है दोनों, वो अभिक्रिया इंडिकेट करिए अपने राइमर-टीमान अभिक्रिया की ओर, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो राइमर-टीमान अभिक्रिया में लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ अपन में क्षार लेते हैं और उससे प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो देखो कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए अपन इसकी रिएक्शंस को पढ़ते हैं कि फिनॉल की अपन अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, ये लीजिए, और ये है क्षारीय माध्यम। तो यहाँ पर अपन KOH लेंगे, यहाँ पर KOH के स्थान पर NaOH भी ले सकते हैं। तो देखो क्या बनेगा,
जैसी अभिक्रिया होगी राइमर-टीमान, यहाँ पर CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और ये वाला मध्यवर्ती बन जाएगा। यहाँ पर तो बेसिक मीडियम के कारण हो जाएगा O- और Na+। एक बार अपन NaOH के साथ देख लेते हैं, फिर KOH के साथ भी देख लेंगे। ये लीजिए, क्योंकि ये वाला प्रश्न अपन सॉल्व कर देते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इस वाली पोजीशन पर ये ग्रुप जुड़ेगा और ये बना लेगा CH, Cl, ये वाला एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा, क्योंकि डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पर जुड़ेगी इसकी, और ये वाला हाइड्रोजन इस जगह पर आ जाएगा। अब देखो आगे क्या होगा, इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं आगे KOH के साथ। तो जब इसकी एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, Cl के स्थान पर OH आ जाएगा और ये वाला कंपाउंड बनेगा इस तरीके से ONA, और ये अपने हो गया CH, OH। ठीक है, एक कार्बन पर चूंकि 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होंगे, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 बाहर, तो कंपाउंड क्या बन गया, इस तरीके से बन जाएगा। देखिए फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पे क्या जाएगा अपने CH। इसको जब अपन एसिडिक मीडियम देंगे तो प्रोटोनीकरण होगा यहाँ पर, और इससे बन जाएगा अपने ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और यही अभिक्रिया थी, फिनॉल से ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, राइमर-टीमान अभिक्रिया के द्वारा। पहला स्टेटमेंट था फिनॉल की क्लोरोफॉर्म पर KOH से अभिक्रिया, तो क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करवाए, डाइक्लोरोकार्बीन बना, तो डाइक्लोरोकार्बीन का एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करवा दी, तो इससे क्या बन गया आपने ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, तो ये इस प्रश्न के आंसर क्या होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और वो कौन सी अभिक्रिया है, राइमर-टीमान अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, राइमर-टीमान। या तो डायरेक्टली दे दे या फिर इस तरीके से रिएक्शन के रूप में पूछा जा सकता है प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे इसका एक प्रश्न और है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो 2018 में आया हुआ है। देखो इसी में प्रश्न है 2018 में जो पूछा गया है कि पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त ईथर व एल्कोहल का मिश्रण क्या कहलाता है। तो देखो ध्यान रखना, ये कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईथर प्लस एल्कोहल का जो मिश्रण है, ईथर प्लस एल्कोहल का जो मिश्रण है वो कहलाता है नेटेलाइट। क्या कहलाता है, नेटेलाइट कहलाता है। और इसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। मतलब उपयोग क्या है, इसको पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, मतलब ईंधन के रूप में ये एक तरीके से काम में आता है। पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और ये आंसर क्या हो गया इसका, नेटेलाइट। किसका मिश्रण है ये, ईथर व एल्कोहल का मिश्रण। ठीक है ना, तो ये अपने प्रश्न हो गए 2018 के कंप्लीट। अपन पढ़ते हैं 2019 में पूछे गए प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो नेक्स्ट है 2019 में पूछे गए प्रश्न। दोनों लिखवाऊंगा, अथवा वाले और जो मेन प्रश्न आए थे वो दोनों को साथ ही पढ़ लेंगे अपन। तो डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम, ये पूछा गया था प्रश्न। तो सबसे पहले अपन डाई एथिल ईथर की संरचना बनाएंगे। तो डाई एथिल मतलब C2H5O C2H5, ये स्ट्रक्चर हो गई। इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथॉक्सी एथेन, ये इसका IUPAC नाम। ये प्रश्न तो हो गया अपना सॉल्व। दूसरा है देखो फिनॉक्साइड आयन की अणुनादी संरचना। हालांकि मैं बता चुका हूँ ये भी कि फिनॉक्साइड आयन क्या होता है कि इस प्रकार से बनेगा। ये जो फिनॉल H+ त्यागने के पश्चात जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनेगी इसको अपन बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है ये अणुनादी स्ट्रक्चर के कारण क्या होगा, स्टेबल हो जाता है। तो ये अणुनादी संरचनाएं किस प्रकार से है, ये इस प्रकार से बनेगी, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ एकांतर क्रम में होगा और इस प्रकार से निम्न अणुनादी संरचनाएं प्राप्त होगी। हालांकि इसके बारे में मैं पूरा विस्तार से बता चुका हूँ कि किस प्रकार से अणुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो उसका जो पिछली वीडियो है उनको और स्पष्ट समझना है तो उनको आप देख लेना। इसी प्रकार से ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ एकांतर क्रम में होगा और अणुनादी संरचनाएं तब तक बनानी जब तक कि संरचनाएं रिपीट ना हो। ठीक है ना, तो ये लीजिए यहाँ पर ये वाला इसके साथ, ये इधर से, ये इस प्रकार से, ये अपने हो गया फिनॉक्साइड आयन की अणुनादी संरचना। इसको भी आप बता लीजिए।
फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लिया होगा देखो आपने। अब बात करते हैं एल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होता है। ये उस दिन जिससे मैंने ये पढ़ाया था इस वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ढंग से याद रखना। तो देखो इसका रीजन क्या है मैं इसको संक्षिप्त रूप में यहाँ समझाता हूँ, क्योंकि वृहद रूप से मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका थ्योरेटिकल मैटर भी लिखवा चुका हूँ। अब देखो समझना, एल्कोहल की यदि अपन बात करें तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है ROH, और फिनॉल की यदि अपन बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। इसमें एल्कोहल में क्या करेगा, ये H+ देगा, ऐसे ये बनाएगा H+। इसको अपन बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। कौन सा आयन बोलेंगे भाई, एल्कोक्साइड आयन बोलेंगे। और जैसे ही ये H+ देगा तो ये बनाता है फिनोक्साइड आयन। और ये जो फिनोक्साइड आयन है, अभी जस्ट पहले अपन ने पढ़ा है कि इस फिनोक्साइड आयन में अणुनाद पाया जाता है। अणुनाद यहाँ पर क्या है, उपस्थित है, और अणुनाद प्रेजेंट होगा तो ये वाली स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। और एल्कोक्साइड आयन की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर अणुनाद नहीं पाया जाता, इस प्रकार का अणुनाद यहाँ पर नहीं है। तो ये इसकी तुलना में ये वाली स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। और आपको पता है यदि अपन किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी की बात करें और ये इस प्रकार से देगा तो उससे बनने वाले आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो ये H+ आसानी से कब देगा, जब इससे बनने वाला आयन ज्यादा स्टेबल हो। तो ये फिनॉल जो है वो H+ त्यागने के पश्चात फिनोक्साइड आयन बनाता है। और चूंकि फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जो होगी एल्कोहल से बने एल्कोक्साइड आयन की तुलना में स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए फिनॉल आसानी से H+ देगा और एल्कोहल इसकी तुलना में कम आसानी से देगा। तो मोर एसिडिक कौन सा हो गया, फिनॉल, और लेस एसिडिक कौन सा हो गया, एल्कोहल। आगे सबके समझ में, चलो देखो उसके बाद में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थ्योरेटिकल अगर आपको देखना है तो इसका जो वीडियो था एल्कोहल फिनॉल की जो एसिडिटी थी उसमें मैंने विस्तार से इसको बता चुका हूं। देखो अब इसमें चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न है, इसकी रिएक्टिविटी पूछी गई है। एक में है एसिडीकरण की उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के बारे में। तो देखो पहला प्रश्न उसी पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। एस्टरीकरण, देखो नाम से स्पष्ट हो जाएगा, एस्टरीकरण। अब इसके प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम पूछा गया है। तो पहले अपने दिमाग में एस्टरीकरण की अभिक्रिया होनी चाहिए। एस्टरीकरण की जो अभिक्रिया है वो इस प्रकार से होती है, RCOOH प्लस HOR, एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया होती है। इसमें इसका तो OH और इसका H, ये अपन ने मैकेनिज्म में भी पढ़ा था इसके बारे में। तो यहां से H जाएगा। अब जो ज्यादा आसानी से H+ देगा उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के प्रति उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो अब देखो अपने पास तीन कैटेगरी है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। आसानी से OH बंद किस में टूटेगा, तो वो अपन डिसाइड करेंगे इसकी एसिडिटी से। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा इस रिएक्शन के प्रति। अब इसमें पूछा गया बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में, तो सबसे ज्यादा सबसे कम क्रियाशील कौन सा हो गया। जैसे मान लो इसको मैंने दे दिया A, इसको दे दिया B और इसको दे दिया C, तो सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, C। फिर उसके बाद में B, और सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा, A। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम, किसके प्रति, एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति। ठीक है। और देखो एसिडिटी के आधार पर अपन याद करेंगे। वैसे भी अपन देखें दूसरा तरीका ये भी है, H+ त्यागने के बाद नेगेटिव चार्ज बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी पर डिपेंड करेगा। तो इन तीनों में से अगर बात करें तो इस वाले में ज्यादा स्टेबल होगा, इस पर थोड़ा कम होगा, इसमें और भी कम होगा। तो आसानी से कौन देगा, ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑर्डर आ जाएगा अपने। और बेस्ट तरीका यही है, एसिडिटी का देख लो, ज्यादा एसिडिक है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन या 5th नंबर। निम्नलिखित एल्कोहल के निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम देना है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए भाई निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ये वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है, मींस यहाँ पर मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनेगा। अब इन तीनों में से जिसका कार्ब धनायन मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो जिसमें कार्ब धनायन ज्यादा स्टेबल होगा
उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, निर्जलीकरण के प्रति उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसको यदि अपन ए, बी और सी में डिवाइड करें तो सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, ए, फिर उसके बाद में बी, और सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, सी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा अपने बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कोई रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो उसकी मैकेनिज्म या जो उसमें रिएक्शन किस प्रकार से होती है वो समझना है, कौन सा बंध टूट रहा है, और टूटने के पश्चात जो आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के आधार पर अपन इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। इसको भी उतार लीजिए आप। देखो एक प्रश्न और रह गया जो 2019 में अथवा में पूछे गए हैं, प्रश्न टोटल मिला के 6 प्रश्न हो गए। तो इसमें एक प्रश्न था भाई एल्कोहल का क्वथनांक समतुल्य, समतुल्य एक क्लिष्ट वर्ड दे दिया, समतुल्य मतलब समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक क्यों होता है। तो ये अपन ने इनके भौतिक गुणों में भी पढ़ा था, और अभी आपने नहीं देखा हो तो समझना कि एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक क्यों होता है। तो उसका रीजन ये है कि एल्कोहल के अणुओं के मध्य में अंतरा अणुक मतलब अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और इनमें यदि अपन बात करें हाइड्रोकार्बन व ईथर तो इनमें अणुओं के मध्य में केवल और केवल वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसका इतना कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, वो दुर्बल बल होता है, ये उसकी तुलना में प्रबल बंध है। तो जब इनके अणुओं के मध्य में प्रबल बंध बनेगा तो इनके क्वथनांक का मान क्या होगा, ज्यादा होगा समान अणुभार वाले ईथर व हाइड्रोकार्बन से। तो आंसर क्या आएगा कि अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन व ईथर से क्या होता है, अधिक होता है। उसमें आप इसके डायग्राम भी बना देना। इस प्रकार से अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और भी विशेष रूप से या वृहद रूप से आपको तो समझना है, इसका जो वीडियो है भौतिक गुणों का वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए 2019 के प्रश्न। अब बात करते हैं 2020। तो देखो 2019 के प्रश्न हो गए थे, अब अपन 2020 के प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न था आइसोब्यूटिल, और अथवा में प्रश्न था तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का संरचनात्मक सूत्र। अपन ने आईपीसी नामकरण पढ़ा था और उसमें मैंने बता दिया था। फिर भी देखो आइसोब्यूटिल होता क्या है, पहले तो ये पढ़ेंगे। तो देखो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको अपन कहते हैं आइसोब्यूटिल। और तृतीयक ब्यूटिल की यदि अपन बात करें तो ये होता है तृतीयक ब्यूटिल समूह। चूंकि अल्कोहल का संरचनात्मक सूत्र पूछ रहा है तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल की संरचना हो जाएगी ये, ठीक है, और तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल की संरचना हो जाएगी। अब इसका अपने को आईयूपीएसी नाम संरचना सूत्र हो गया। और यदि आईयूपीएसी नामकरण भी पूछा जाता तो अपन आईयूपीएसी नामकरण भी कर देते। जैसे इसका नाम क्या रहता, इस प्रकार से लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली हो जाती। तो 1 2 नाम होता 2 मेथिल प्रोपेन 1, और ये इसका नाम हो जाता, ठीक है। और आइसोब्यूटिल, आइसो समूह किसे कहते हैं, जब कार्बन श्रृंखला के सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर एक मेथिल समूह प्रेजेंट हो तो उसको अपन कहते हैं आइसोब्यूटिल समूह। ऐसे अपन बात करते हैं तृतीयक ब्यूटिल समूह, तो ये होता है तृतीयक ब्यूटेन। और जैसे इसको अपन OH एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बन जाएगा तृतीयक ब्यूटिल, और उस पे OH समूह जोड़ दिया तो नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो इसका यदि अपन आईयूपीएसी नामकरण की बात करें तो वही लंबी कार्बन श्रृंखला ये होगी। 1 2 3 अंकन इधर से भी कर दो क्योंकि दोनों तरफ से OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अब प्रतिस्थापिक स्थिति 2 मेथिल, उसके बाद में कार्बन कितने हैं 3 तो प्रोपेन, उसके बाद में OH समूह की स्थिति तो प्रोपेन 1, और ये हो गया अपने आइसोब्यूटिल 2 ऑल। ये अपने हो गया आइसोब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का संरचनात्मक सूत्र और आईयूपीएसी नाम, ठीक है ना। संरचनात्मक सूत्र पूछा है तो केवल ये बना के आना है। आईयूपीएसी नाम भी पूछे संरचना के साथ में आईयूपीएसी नाम भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन था कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करता है। तो इसमें अपने 2 रिएक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो होती है कि देखो किस प्रकार से है, एक सामान्य अभिक्रिया जैसे डाई एथिल ईथर लिया अपन, दोनों रिएक्शंस की बात करता हूँ, CH2O CH2 और CH3, ये है डाई एथिल ईथर। इसका अपन क्या करवाएंगे, हैलोजनीकरण, मतलब यहाँ पर अपन क्लोरीन ले लेंगे तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा, ब्रोमीन ले लेंगे तो ब्रोमीनीकरण हो जाएगा। और यदि आप जनरल कंडीशन ले, मतलब एक सिंपल हीटिंग मतलब गर्म करें से, तो ये क्या करेगा, इसकी अल्फा पोजीशन पर हैलोजनीकरण होगा।
इसकी अल्फा पोजीशन, ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, जैसे इस पर हैलोजनीकरण हुआ तो बन गई CHXO CH2 CH3। और फिर जब दोबारा से अपन इसका हैलोजनीकरण करवाते हैं तो ये बना लेता है अपने CH3 CHXO, फिर दूसरी अल्फा पोजीशन है वहां पर हैलोजनीकरण होगा इस प्रकार से। इसको अपन बोलेंगे अल्फा डैश, ये अल्फा पोजीशन, तो ये वाली अल्फा डैश होगी और इसका नाम हो जाएगा डाईएथिल ईथर। ये तो कब है, जब सामान्य परिस्थिति हो। प्रश्न में क्या पूछा गया, सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, तो देखो सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, हैलोजनीकरण की दर ज्यादा होगी, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्लोरीन का पूछा गया है तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे Cl2, और सूर्य का प्रकाश है तो ये हो गया अपने UV। अब क्लोरीनीकरण हो रहा है तो क्लोरीनीकरण कहाँ होगा, sp3 संकृत कार्बन पर, और जहां पर हाइड्रोजन है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होगा इसमें, तो जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन हैं चलो मैं एडिट कर दूंगा उसको ना। हाँ तो रिकॉर्डिंग जल्दी से भी चल रहा। तो जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन हैं वो क्या होंगे, इस हैलोजन समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ टोटल, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 कितने होंगे 10। तो 10 तो क्लोरीन शिफ्ट होगी, 10 क्लोरीन यहाँ आएगी तो 10 Cl2 हो गए, और ये बन जाएगा CCl3 CCl2, ठीक है, O CCl2, एक मिनट, Cl2 हो गया था ना, CCl2 CCl2 और फिर CCl, इसको अपन बोलेंगे पर क्लोरो डाईएथिल ईथर। तो देखो दोनों रिएक्शंस हो गई। एग्जाम में जो प्रश्न आया था वो तो केवल ये वाला था और आंसर अपने को ये लिखना है, लेकिन मैंने दोनों कंडीशंस की बता दी है कि यदि सिंपल कंडीशन आए तो वहां पे क्या बनेगा, अल्फा डैश डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर। और यदि सूर्य का प्रकाश दे रखा है तो वहां पर क्या होगा, संपूर्ण हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा और पर क्लोरो डाईएथिल ईथर का निर्माण होगा। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला अपन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक का हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं देखो और कौन से प्रश्न पूछे गए। देखो अब तीसरे प्रकार का जो प्रश्न था, मतलब तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था वो था, क्या होता है जब डाईएथिल ईथर की वाष्प को 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, निर्जलीकरण की प्रोसेस एक तरीके से, और एल्कीन का निर्माण होता है। किस प्रकार से होगा देखो समझेंगे अपन। डाईएथिल ईथर है तो इसको अपन CH3 को CH2H, ठीक है ना, CH2O CH2 CH3 CH3 को CH2H, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और भी इसको सरल करें याद रखने के लिए, देखो CH2H CH2H CH2O और CH2, ये है डाईएथिल ईथर है। इसको अपन गर्म करेंगे, ठीक है ना, और 653 केल्विन ताप पर। इसमें एक चीज और रह गई, वो है एल्यूमिना, ठीक है ना, मतलब Al2O3 ये होता। तो 653 केल्विन ताप पर जब इसकी प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो यहां से देखो क्या निकल जाएगा, H2O बाहर, ठीक है। और क्या बन जाएगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड टूटेगा, विलोपन अभिक्रिया होगी, CH2 कितने बनेंगे, एक ये और एक ये, 2 बन जाएंगे। तो किसका निर्माण होगा, एथीन का या एल्कीन का निर्माण, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, एथीन बनेगा। तो आंसर क्या हो गया, अपने को ये रिएक्शन लिखनी है कि क्या होता है जब डाईएथिल ईथर को एल्यूमिना की वाष्प पर 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है, तो ये क्या होगा, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। आ गया सबके समझ में। अब बात करते हैं देखो फोर्थ टाइप क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रमों को पूरा कीजिए एवं उत्पाद ए व बी को पहचानिए। अथवा में आए थे प्रश्न, एक ये है, जिसके अलावा एक और प्रश्न जिसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो पहले इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं तो अपन क्या देखेंगे कि अपने को रिएक्टेंट क्या दिया गया है।
तो ये रिएक्टेंट है राइमर टीमान अभिक्रिया से संबंधित। फिनॉल दे रखा है, क्लोरोफॉर्म की जगह यहाँ पर CCl4 दे रखा है और KOH दे रखा है। ये अभिक्रिया है राइमर टीमान की। अपन ने डिस्कस भी किया था जो लास्ट वीडियो थे। यदि CCl4 दे रखा हो तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आएगा, COOH, और CHCl3 दे रखा है तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CH ग्रुप। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, राइमर टीमान अभिक्रिया के फलस्वरूप इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या आएगा, COOH समूह आएगा। अब तो आइडिया हो गया होगा। ये है सैलिसिलिक एसिड, क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक अम्ल, और इसके आगे जो एनहाइड्राइड दे रखा है, एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो वो तो एक वेल नोन एग्जांपल है और वो है एस्प्रिन का निर्माण। किसका निर्माण है, एस्प्रिन का निर्माण। तो देखो किस प्रकार से होगा, CH3 CO O CO CH3, इस वाली कंडीशन को लिख सकता हूं मैं ऐसे। यहां पर देखो क्या होगा, इसका तो यहां से कौन सा बंध टूटेगा बताइए, यहां से ये वाला बंध टूटेगा और इधर से ये टूटेगा। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा बताओ, इस प्रकार से एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होगा। तो यहां पर देखो ये COOH काम में नहीं आएगा इस अभिक्रिया में। ठीक है ना, इस अभिक्रिया में क्या आएगा, ये वाला H। ठीक है ना, ये वाला H काम में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा इस तरीके से ग्रुप O, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो समझना, COCH3 ये लीजिए, और ऑर्थो पोजीशन मतलब इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ये वाला समूह है, और ये बन जाएगा अपने CH3 COOH। इसको अपन क्या बोलेंगे, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, और इसका जो विशेष नाम है वो क्या है, एस्प्रिन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट दे रखा है A और B, तो A तो अपने है सैलिसिलिक एसिड और B क्या है, अपने एस्प्रिन है। ठीक है ना, समझ में आ गया सबके। तो ये अपने हो गया, ये तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर यहाँ तक तो अभिक्रिया है राइमर टीमान अभिक्रिया, और यहाँ पर आगे जो है वो क्या है, एस्प्रिन का निर्माण। ठीक है, उतार लीजिए इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और रह गया इसमें, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला प्रश्न तो हो गया था जिसमें अपन ने एस्प्रिन का निर्माण करवाया। अथवा में जो प्रश्न था वो था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जल के साथ उबालेंगे तो क्या बनेगा, और उसकी जब जो प्रोडक्ट बनेगा A, उसकी ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो देखो ये वाला जो है ये फॉर्मेशन है फिनॉल का निर्माण, और OH समूह के द्वारा इसमें क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। याद आ रहा होगा अपन ने हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ा था ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसमें OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होगा और N2 के स्थान पे क्या आ जाएगा, OH, तो ये बन जाएगा फिनॉल। ठीक है ना, साथ में क्या बन जाएगा, देखो क्या निकल गया बाहर, N2 बाहर, HCl बाहर, माइनस N2 और HCl। अब ये फिनॉल बन गया। यहाँ तक की रिएक्शन तो आपके भी आ रही होगी समझ में। यदि ब्रोमीन और लुईस अम्ल लेते तो ऑर्थ और पैरा पर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन जल लिया गया है, ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, और इसकी दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है ना, तो ये अपने कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट। तो A तो बन गया अपने फिनॉल और B क्या बन गया अपने 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है ना, इन दोनों के नाम लिख के आने, संरचना लिखनी है, इस प्रकार से रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो ये इस प्रकार से अपने पूरे प्रश्न हो गए 2015 से लेकर के 2020 तक जो बोर्ड एग्जाम में इस लेसन संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो। ठीक है ना, इनको ढंग से सॉल्व करना, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।